ये जो कि आप लोगों को साइंस का जो कि कार्य, ऊर्जा और गति के विषय में जो कि हम लोग आज बात करेंगे। पूरा बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों का साइंस का क्लास रहेगा आज, ठीक है। जिसमें हम लोग ये पहले देखेंगे, सबसे बड़ी बात इसमें ये होगा कि कार्य, और फिर इसमें हो जाएगा ऊर्जा, ठीक है। कार्य का मतलब ये हुआ कि जब किसी वस्तु पर यदि हम बल लगाते हैं तो बल की दिशा में यदि विस्थापन होता है, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं कार्य। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ इसमें मैं, अगर ये कोई वस्तु है, इस पे यदि अगर हम लोग बल लगाएंगे, अब बल की दिशा में इसका विस्थापन होगा। जैसे ये वस्तु यहाँ पे चली जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं विस्थापन, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं विस्थापन। तो जब किसी वस्तु में यदि विस्थापन होता है तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो कार्य तभी होता है कि जब इसमें विस्थापन हो। तो जैसे हमने कह दिया, आपको बताया इसमें कि W = F × S। विस्थापन को हम लोग यस से इंडिकेट करते हैं। विस्थापन को किससे इंडिकेट करते हैं? यस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान देते हुए चलना में। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया, इसमें W = हो गया F × S हो गया। और आपको मैं इसमें ये बता दे रहा हूँ, इसमें देखिए कि जैसे कार्य होता है, एक आपका ये अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। कार्य एक अदिश राशि होती है। बल को बता दे रहा हूँ, बल एक सदिश राशि है। विस्थापन कौन सी राशि है? विस्थापन भी सदिश राशि है, ठीक है। कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या हुआ? जूल हुआ। क्योंकि कार्य को अगर हम लोग अंग्रेजी में लिखेंगे तो वर्क कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वर्क कहा जाता है। तो सदिश राशि उन्हें कहते हैं कि जिसका परिमाण व दिशा दोनों क्या होती हैं, मतलब दोनों ही होते हैं उसमें। जैसे किसी वस्तु में, जैसे वे भौतिक राशियाँ जिनमें जो कि परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सदिश राशि कहते हैं। स माने साथ होना। स माने क्या होला? साथ होना। साथ कौन होगा? दिशा और परिणाम, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देते हुए चलना में। ये हो गया आपका कार्य का, ठीक है। कार्य में क्या होता है? जरूरी से क्या होता है? कार्य में विस्थापन होता है, विस्थापन होता है। ये पॉइंट को एकदम याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऊर्जा के विषय में बता दे रहा हूं मैं, ऊर्जा, ठीक है। फिर आप लोगों को अभी बताया जाएगा इसमें न्यूटन का, जैसे न्यूटन के कितने नियम थे वो बताया जाएगा, घर्षण बल बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें ऊर्जा किसे कहते हैं। जैसे ऊर्जा का मतलब ये हुआ कि कार्य करने की जो क्षमताएं होती हैं उसे ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होती है गतिज ऊर्जा, ठीक, और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा कब होती है? किसी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा, जैसे ये गति के कारण होता है, इसके साथ गति के कारण कार्य करने की, गति के कारण कार्य करने की ऊर्जा को, जैसे नहीं होता गति के कारण कार्य करने की क्षमता, स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं स्थिति के कारण होता है। ये स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को नोट कर लेना है इसमें, ठीक है।
अब ये जो ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। देखिए ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा को अंग्रेजी में कहा जाता है एनर्जी, एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ऊर्जा भी एक प्रकार की कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। ऊर्जा भी एक प्रकार की कौन सी राशि है, अदिश। चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, दोनों ही क्या होती हैं आपका गतिज चाहे स्थिति, दोनों ही जो है कि ऊर्जाएं कौन सी होती हैं आपकी अदिश राशियाँ होती हैं, ठीक है। और दोनों के मात्रक क्या होते हैं आपके, दोनों के मात्रक जूल होते हैं, ठीक है। ये बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब चलेंगे इसमें घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे न्यूटन के विषय में, ठीक है। न्यूटन के गति के विषयक नियम, उसमें हम लोग देखेंगे न्यूटन के कितने कितने नियम होते हैं। जैसे ये आपका दे दिया गया इसमें घर्षण बल, घर्षण बल, ठीक है। घर्षण बल को कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। तो घर्षण बल का मतलब ये हुआ कि जब किसी तल पर, जैसे हमने बताया आपको कि जब किसी या तल पर किसी वस्तु को रखा जाता है और उस पर बल लगाकर छोड़ दिया जाए, जैसे बल लगाया जाता है तो कुछ दूर चलने के पश्चात रुक जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ दूर चलने के पश्चात रुक जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये एक तल है, ठीक है, जैसे प्लेन टाइप है, ये ध्यान देने वाली बात पे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई वस्तु मैंने रखा, ठीक है, ये वस्तु हो गया, इस पे मैंने फोर्स लगाया, कौन सा, मैंने बल लगाया, ठीक। तो बल जब हम लगाएंगे तो वस्तु पर जब बल लगाएंगे तो वस्तु थोड़ी सी गति में जाएगी और आकर यहाँ पे रुक जाती है, ये वस्तु रुक जाती है, रुक जाना, ठीक है, रुक जाती है। तो वस्तु पर एक ऐसा बल कार्यरत है जो कि इसकी गति का क्या करता है, विरोध करता है। वस्तु पर एक ऐसा बल कार्यरत है जो कि इसकी गति का विरोध करता है, यानी कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि विरोध कर रहा है, ठीक है। और वो विरोध करने वाला जो बल होगा वो विपरीत दिशा में लगेगा। गति तो ये गति तो इस दिशा में कर रही है वस्तु, ये इस दिशा में गति कर रही है, तो ये इस दिशा में जा रही है, और बल कहाँ लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है। तो ये जो विपरीत दिशा में जो लगने वाला जो बल होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं घर्षण बल, घर्षण बल कहा जाता है, ठीक है। इस बात को याद करना है हमें। अब यहाँ पे हम लोग अगर डिफिनेशन चाहेंगे तो लिख सकते हैं। आपको मैंने क्या बताया इसमें, मैंने ये कहा कि जब किसी, जैसे नहीं होता है मेज पर रखी पुस्तक को, ये वस्तु एक पुस्तक है, मेज, ये मेज है, मेज पर रखी पुस्तक को थोड़ा सा बल लगाकर धक्का दिया जाए तो पुस्तक कुछ दूर चलने के पश्चात रुक जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वस्तु पर एक ऐसा बल कार्यरत है जो कि इसकी गति का विरोध करता है। इस गति को ही हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। मतलब जो विरोध कर रहा है जो बल, उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल का डिफिनेशन आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। एक बार नहीं, इसको कई बार आप लोग समझिएगा। देखिए ये संपर्क तलों के बीच में ये जो कि घर्षण बल लगाया जाता है। और जब भी अगर तल के, जैसे नहीं होता है, ये बताए पुस्तक का जो तल है ये भी है और एक मेज का जो तल है, तो दोनों पुस्तक का तल और मेज का तल दोनों ही एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। बिना संपर्क के जो कि घर्षण बल थोड़ा सा मतलब लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि संपर्क तलों के बीच जो लगने वाला जो बल होता है उसे घर्षण बल कहते हैं। और ये जो होता है ना, गति के विपरीत दिशा में लगने वाला जो बल होता है उसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना होगा। घर्षण बल जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट को आप लोगों को ध्यान देते हुए चलना होगा इसमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे बर्फीली सड़क हो, बर्फीली सड़क होता है और बर्फीली सड़क हो या चिकनी मतलब सड़क हो, तो वहाँ पे घर्षण बल हमारा कम लगता है। सबसे कम कहाँ पे लगता है,
सबसे ज़्यादा जैसे खुरदुरेपन पे लगता है, खुरदुरापन हो तो वहाँ पे जैसे हम लोग अगर चल रहे हैं तो वहाँ पे खुरदुरापन होता है, तो जिसके कारण हम आसानी से चल सकते हैं। यदि पूरा का पूरा ये प्लेन टाइप होता और मतलब फिसलने जहाँ फिसला जाता है वहाँ पे घर्षण बल हमारा सबसे कम लगता है, ठीक है। बर्फीली सड़क पर सबसे कम लगता है और खुरदरेपन पे सबसे ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है, खुरदरेपन पे जो कि सबसे ज़्यादा लगता है, ठीक है। खुरदरेपन पे क्या होता है, घर्षण बल ज़्यादा लगता है, ठीक है। ये ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान देना होगा, ठीक है, घर्षण बल। अब जो है कि इसमें हम लोगों को तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरी बात है, अब अगर हम ये कहेंगे कि जैसे हमने बताया था आपको घर्षण बल का, तो समझ में आ गया होगा कि अगर गति के जैसे एक देखिए गतिज घर्षण भी होता है। मैं आपको बता रहा हूँ गतिज घर्षण क्या होता है, ये गति के दौरान लगने वाला जो उसके गति के दौरान जो विपरीत दिशा में लगने वाला जो बल होता है उसे गतिज घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। जैसे आप साइकिल चला के जाते हो तो साइकिल का जो टायर होता है और सड़क का जो तल होता है, तो सड़क और साइकिल का जो टायर के बीच जो संपर्क होते हैं तो उसके बीच में जो हमारा जो गति के विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। ये बात को आप लोग याद करिए। चलिए अब चलते हैं न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के जो गति के जैसे कितने नियम हैं वो हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। जैसे न्यूटन के विषय में हम लोग बात करेंगे, न्यूटन गति विषयक नियम। न्यूटन के नियम, ठीक है। तो न्यूटन के जो नियम हैं जिसको हम लोग कहते हैं, देखिए न्यूटन ने 3 नियम दिया, न्यूटन ने 3 नियम दिए जिसको हम लोग एक कहते हैं प्रथम नियम, एक कहते हैं द्वितीय नियम और एक कहते हैं तृतीय नियम। हम जो अभी तक आप लोगों को जैसे आप लोगों को ये सब बता रहे हैं शॉर्टकट में, तो इसका मतलब मेरा सीधा मतलब है कि अगर कोई चीज़ें अगर आप अच्छी तरीके से इसको जानते हैं तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। तो हमारा बस ये मतलब है कि प्रथम नियम क्या चीज़ होता है, द्वितीय नियम क्या होता है और तृतीय नियम। देखिए प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम कहते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं इसको हम लोग कहते हैं F = m × a वाली कहानी होती है, ठीक। इसे हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। अब देखिए जड़त्व का मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, जब कोई वस्तु यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर वायु बल का प्रयोग न किया जाए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताते हुए चल रहा हूँ, जैसे ये एक वस्तु है किसी तल पर रखा गया है, तो रखा गया का मतलब ये हुआ कि ये विरामावस्था में है। कौन सी अवस्था में है, विरामावस्था में है, विरामावस्था में, ठीक है। तो जब ये विरामावस्था में है तो विरामावस्था उन्हें कहते हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपने घर में चाहे बाल्टी रखे हो, ठीक, तो बाल्टी रखने का मतलब है कि एक जगह स्थिर है, तो अगर बाल्टी रखी गई है तो एक जगह स्थिर है, तो इसका मतलब कि उसमें समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसका मतलब इस क्रिया को हम लोग विरामावस्था कहते हैं। और समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गति का अवस्था। जैसे आप साइकिल चला के जा रहे हो, तो इसका मतलब कि आप क्या मतलब जा रहे हो, तो इसका मतलब समय के साथ साथ आपकी जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं गति की अवस्था, गति की अवस्था कहा जाता है, गति की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। इस बात को याद कर लेना। देखिए एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व और गति के जड़त्व में अंतर होते हैं।
जब कोई वस्तु अगर विरामावस्था में तो इसी अवस्था में रहना चाहते जब तक कि उस पर वाय बल का प्रयोग न किया जाए। गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही रहना चाहते, जैसे आज साइकिल चलाते हुए जा रहा व्यक्ति है, यदि इस पर कोई वाय बल लगाएंगे तो आगे वाय बल लगाने का मतलब उसको रोका जाए तो आप ज़बरदस्ती रोकोगे, अगर इसके सामने कोई ना कोई आएगा तभी ना जाके रुकेगा। रुकने का मतलब ये होगा कि थोड़ा सा फोर्स लगाएगा, इसको चोट आ सकती है कोई भी व्यक्ति को, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि गति की अवस्थाएं कब होती हैं कि जब उसकी स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, गति का मतलब अवस्था कहते हैं या गति का जड़त्व कहा जाता है, गति का जड़त्व कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हो गई, F इज इक्वल टू एम इंटू ए द्रव्यमान इंटू त्वरण, कि जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं, इसे हम द्वितीय नियम कहते हैं। इसका नियम क्या होता है, इसका नियम ये होता है ना, जैसे रॉकेट जैसे नहीं होता क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जब किसी वस्तु पर यदि हम बल लगाते हैं तो बल की जैसे नहीं होता, जब किसी वस्तु पर यदि हम बल लगाएंगे तो वस्तु भी हमारे पर भी उतना ही बल लगाती है। तो इस नियम को क्या कहते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे बंदूक से निकली गोली और जो है कि आपका जैसे नहीं होता रॉकेट का ऊपर की ओर जाना, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। दूसरा जैसे नाव से कूदना वो भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, बंदूक से निकली गोली, रॉकेट का ऊपर जाना, फिर नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नाव से कूदना, ठीक है। 3 आपके सम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं क्रिया इसमें जो है कि क्रिया प्रतिक्रिया में, ठीक है। एग्जाम्पल में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन ये। तो ये जो चीज़ें हैं इसको जो है कि थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, ये तो आपका कंप्लीट हो गया, न्यूटन का मैंने नियम बता दिया इसमें, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से ऐसे जो है कि आप लोगों की क्लास जो है कि भी थोड़ा सा कंटिन्यूता बन जाएगी, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि रेगुलरिटी आप लोगों का क्लास लिया जाएगा इसमें, ठीक है। और बेसिक चीज़ें बस जैसे बता रहा हूँ वैसे आप लोग समझ के पढ़िए, क्योंकि ये 2-3 बार आपके सामने ये आएगा अभी, फिर अगर नेक्स्ट बार आएगा तो आपको पूरा डीपली इसमें समझाते हुए हम लोग निकलेंगे, ठीक है। चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मूल राशि और मूल मात्रक, थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे हम लोग। मूल राशि और मूल मात्रक, ठीक है। मूल राशि, मूल राशियम, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो मूल राशि का मतलब ये होता है ना कि वे भौतिक राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम लोग मूल राशियाँ कहते हैं। पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, वो एक ही अकेला होगा बेचारा। जैसे आपको मूल राशियों को मैं बता दे रहा हूँ, मूल राशियाँ 7 होती हैं। मूल राशि जैसे नहीं होता, वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें ये होंगी कि आपको मैंने बताया वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, मूल राशियाँ कहते हैं, ठीक है। अब मूल राशियाँ कितनी होती हैं, मूल राशियाँ 7 होती हैं। मूल राशियाँ कितनी होती हैं, 7 होती हैं। मूल राशि कितनी होती हैं, 7 होती हैं। तो 7 में हम लोग ये देखेंगे कौन कौन से होती हैं इसमें। पहला लंबाई, ठीक है, लंबाई। दूसरा द्रव्यमान। तीसरा समय। चौथा ताप। पांचवा विद्युत धारा। छठवां ज्योति तीव्रता। सातवां पदार्थ।
हीन होता है पदार्थ। अब ये जो चीज़ें होती हैं, जब आपकी मूल राशियाँ, आपको ये चीज़ मैंने बता दिया कि मूल राशियाँ आपकी कितनी होती हैं, 7 होती हैं। सम इम्पॉर्टेंट तरीके से मैंने आपको बताया इसमें। तो जब मूल राशियाँ 7 होती हैं, तो अब हम, अगर मेरा सवाल एक और भी आता है इसमें कि मूल मात्रक कितने होते हैं, तो मूल मात्रक भी हमारे 7 होंगे, क्योंकि मूल राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपके, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, मूल मात्रक। मूल मात्रक का मतलब ये हुआ कि देखिए, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें, देखिए ये जो चीजें हैं, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, ठीक है, केल्विन होता है, ठीक है, ये होता है आपका केल्विन, ठीक है, केल्विन। पांचवा कौन सा हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, कैंडिला, कैंडिला। पदार्थ का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोल। तो ये आपको मैंने बताया इसमें कि मूल राशियाँ कितनी होती हैं, मूल राशियाँ आपकी 7 होती हैं। 7 आपकी ये चीज़ें हैं, ये मूल राशियाँ 7 हो गई, और मूल मात्रक कितने हो जाएंगे, भी 7 हो जाएंगे, क्योंकि मूल राशियों के मात्रकों को ही क्या कहा जाता है, मूल मात्रक कहा जाता है। ये आपके लिए सम इम्पॉर्टेंट है। इसके जरिए हम MKS जो नहीं होता, इसको कहा जाता है बीमा निकालने का जो तरीका होता है, वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, पर फिलहाल अभी बीमा की ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है, अभी मात्रकों की ज़रूरत है। तो ठीक है, तो चलिए अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये तो आपका क्लियर हो गया, मूल राशि और मूल मात्रक। अब इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, खगोलीय मात्रक क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिएगा इसमें। जैसे दे दिया गया प्रकाश वर्ष, इसको कहा जाता है अंग्रेजी में लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एक प्रकार की दूरी होती है, जो कि दूरी को, जैसे नहीं होता दूरी को नापने वाला ये जो यंत्र होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष को अगर हम लोगों को देखा जाए तो ये लंबी से लंबी दूरियां नापने का काम करती है, लंबी से लंबी दूरियां नापने का क्या करती है, ये काम करती है। जैसे यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, यहाँ से आपका जो है कि सूर्य की दूरी को नापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष जैसे नहीं होता, एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रकाश वर्ष को अगर हम लोग को लिखना चाहें तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। ये आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग लगभग में लिखना चाहें, लगभग में
लगभग में लिखना चाहे तो 10⁻16 मीटर लिखा जाता है, 1 10 इसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होती है, ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष लंबी दूरियों को नापने का काम करती है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष, तो ये पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, ठीक है ऐसे लिख लीजिएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है, माने प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया इसमें। अब इसमें एक और बात इसमें ये होता है, हमें देखिए इसमें सबसे ज़्यादा होता है पार्सेक बड़ा होता है कि खगोलीय, जैसे नहीं तो पार्सेक भी लगभग में 3.06 के लगभग में होता है, और इंटू 10⁻16 होता है। ठीक है, 10 के पावर कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ ऐसे, पार्सेक ठीक है, पार्सेक थोड़ा सा जैसे नहीं होता है, इससे बड़ा होता है, ये अधिक मतलब सबसे बड़ी दूरी को नापने के लिए पार्सेक का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे पार्सेक क्या होता है कि 3.06 × 10⁻16 मीटर होता है, 3.06 × 10 के पावर कितना होता है, 16 मीटर होता है। माने इससे यह क्या हो जाएगा, इससे यह बड़ा है। ठीक है, अगर कहा जाए कि यहाँ पे पार्सेक, ठीक है, ये कहा जाए पार्सेक इज ग्रेटर देन प्रकाश वर्ष इज ग्रेटर देन खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को ध्यान देना होगा। ठीक, ये भी आपकी एक प्रकार की दूरी होती है, ये भी होती है। ठीक है, तीनों को आप लोग याद, क्योंकि इसमें 3 है इसीलिए ये जो कि बड़ा होगा, क्योंकि लगभग में तो ये भी बराबर है 10⁻16 है, पर 3 दे दिया गया है तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए इसको। हाँ, ये जो है कि आज का जो BTC फर्स्ट सेमेस्टर के लिए साइंस के कुछ ये अच्छे मटेरियल है आप लोगों के लिए, इसको आप लोग शॉर्टकट में ऐसे तैयार कर लीजिएगा, फिर आप लोगों को लॉन्ग तरीके से और बताया जाएगा इसमें। और दूसरी बात ये होगा कि जैसे प्रकाश वर्ष आप तैयार कर लीजिएगा, कार्य ऊर्जा तैयार कर लीजिएगा इसमें, गतिज और घर्षण, इन चीज़ों से न्यूटन के गति के नियम तैयार कर लीजिएगा इसमें। तो ये जो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिला है आज, तो ये आप लोगों को बस मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को याद करना है, कैसे लिखने होंगे। ठीक है, तो कल फिर जो है कि आप लोगों का 8 बजे तक चलेगा। ठीक है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, और इस तरीके से आप लोग इसको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देख लेना है, और जो समझ में नहीं आएगा उसको आप लोग फिर से देख सकते हैं इसे। ठीक है।